हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएक्स आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 30 दिनों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज कर रहे हैं फॉर द 2026 एस्पिरेंट्स। और उसी कड़ी में आज हम पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 52 से लेकर के फ्रॉम आर्टिकल 62 तक। ठीक है। लेकिन इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें समझनी होंगी। लाइक हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अभी पढ़ेंगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है। लेकिन पहले आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइक वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वी ऑल नो। तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म बताता हूँ, ठीक है। प्रेसिडेंशियल जो होता है, प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में स्ट्रिक्टली सेपरेशन है। लाइक वो अपने अपने फॉर्म में अपने अपनी डोमेन में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डी फैक्टो और डी ज्यूरे दोनों ही प्रेसिडेंट ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट यानी कि इस समय जो कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प। डी फैक्टो का मतलब होता है कि एक्चुअल में किसके पास पावर है, लाइक एक्चुअल में कौन काम कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। और डी ज्यूरे का मतलब होता है कि ऑन पेपर या सेरेमोनियल भी किसको बनाया गया है, तो वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि डी फैक्टो और डी ज्यूरे दोनों ही कौन रोल प्ले कर रहा होता है, प्रेसिडेंट ही कर रहे होते हैं, है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि ये जो है लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होती है। यानी कि प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर ऑफ दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, वहां की कांग्रेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई, बिकॉज वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर के आ रहा है। और ये हाँ, यहाँ पे स्टेबिलिटी को मैटर मतलब इंपॉर्टेंस दी गई है किसमें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब बताओ कैसे। लाइक प्रेसिडेंट 4 साल के लिए अगर वो चुना गया है तो वो 4 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा अनटिल और अनलेस वो रिजाइन ना कर दे और उसकी डेथ ना हो जाए। ठीक है। अदर हैंड में अगर हम देखें जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, वहां पे जो प्रेसिडेंट यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डी फैक्टो रूलर होते हैं, यानी कि डी फैक्टो पावर उनके पास होती है। और डी ज्यूरे में हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है। उसी कड़ी में जब हम मैं जिसकी बात कर रहा था, लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में स्टेबिलिटी को यानी कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेस होती है। ऐसे क्यों लेस होती है, बिकॉज वो लेजिस्लेचर की ओर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता प्रेसिडेंट। बट हमारी पार्लियामेंट में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये लोकसभा यानी कि हमारा लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसीलिए लेस स्टेबल मानी जाती है। क्यों? बिकॉज अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आपकी सरकार गिर भी सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें अंतर समझना होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा आता है वो होता है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के लिए अगर किसी बेस्ट एग्जांपल को देखना है तो पहला इंडिया है और फिर यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज हमने वहीं से इसको बोरो किया है। तो हमें ये समझना होगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है। तो ये अभी हमने जाना। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि मतलब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ऐसे डिबेट चल रही थी, लाइक जस्ट बिकॉज हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे किस तरीके से पावर देनी होगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल रहेगा। तो एक यहाँ पे अभी आप लोगों ने ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सुना होगा, लाइक व्हाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ टाइटलर हेड और लाइक अ सेरेमोनियल हेड, है ना। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से सेरेमोनियल हेड होते हैं और उनका कोई उनके रबर स्टैंप के बारे में आपने सुना होगा कि ये रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं, लेकिन इनके पास रियल में पावर नहीं होती। एक्चुअल में पावर प्रेसिडेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास होती है। तो मतलब ऐसा क्यों है, लाइक हमें प्रेसिडेंट को एज अ टाइटलर हेड की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है, लाइक हमें क्यों चाहिए एज अ टाइटलर हेड, कौन, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसके पीछे हम एक दो रीजन दे सकते हैं बड़ी इजिली तरीके से। लाइक प्रेसिडेंट जो है ये सिंबल है हमारी यूनिटी और हमारी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया का। ठीक है ना, हमारी कंट्री का
एक यूनिटी और इंटीग्रिटी को शो करता है। कौन? हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इस समय कौन है? हमारी हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है? तो ये शो करती हैं सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का। दूसरा, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अबव द पार्टी पॉलिटिक्स, उससे ऊपर प्रेसिडेंट को रखा गया है। लाइक आप, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, लाइक उनकी सरकार होती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी पार्टी से नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट पूरे देश के होते हैं। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर भी पूरे देश के होते हैं, बट वो चुन के आते हैं एक पार्टी के थ्रू, ठीक है? तो इसी तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो अबव पार्टी पॉलिटिक्स होते हैं, इसलिए भी इन्हें ये टाइटलर हेड के तौर पे देखा जा सकता है। चौथा, जो हमारी कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक अभी हम बात करेंगे जो आर्टिकल 53 है ना, उसमें ये कहा भी गया है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव जो हमारी ऑर्डर्स होती हैं, जो काम होते हैं, वो सब ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही होते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। आज हम ये समझते हैं कि पहले आर्टिकल 52 से 62 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, तो प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, कैसा, ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो आर्टिकल 52 स्टार्ट करता है, मतलब स्टेट करता है लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, यहाँ पे अ लगा हुआ है, यानी कि ए लगा हुआ है। दैट मीन्स कि भारत में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इससे ये कहा जाता है कि लाइक ही और सी एस्टैब्लिशेस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन। लाइक मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकिंग है और उसका जो हेड है वो कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। इसके लिए आपको 53 आर्टिकल समझना होगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा वो किसके नाम से होगा? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होगा, ठीक है? अब ही और सी, यानी कि हमारी प्रेसिडेंट, exercises it either directly or through official subordinate to him or her, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है, जो यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट खुद कर सकते हैं, या तो वो किसी ऑफिसर के थ्रू सबॉर्डिनेट कर सकते हैं, अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन रियल पावर की बात करें तो रियल पावर जो है हमारी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे हेड, मतलब रिलाई करती है, और उसके हेड कौन होते हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना? जिसके बारे में आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है एक्सप्लिसिटली, ठीक है? तो यहाँ पे समझने की आपको जरूरत है। लाइक एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ये समझना होगा कि कौन कौन सी पोजीशंस आती है एक्चुअली में यूनियन एग्जीक्यूटिव में, कौन-कौन सी पोजीशन हेड कर रही होती है, मतलब कि रिलाई कर रही होती है। लाइक तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, राइट? फिर हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड उसको हेड कौन कर रहे होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और एक इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है दैट इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल, ठीक है? अटॉर्नी जनरल का जो पद होता है वो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है, ठीक है? ये याद रहेगा। अब आर्टिकल 54 की बात करते हैं। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे हो। इसके बारे में इन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा कैसे? उसमें इलेक्टेड, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको ये, यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है पहले भी। तो इसलिए आपको याद रखना है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यानी जो हमारी प्रेसिडेंट होंगी, उनका जो चुनाव होता है, तो उसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है एज़ अ वोटर। तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज की एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं आप कि एक व्यवस्था बनाई गई है, और उसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ द हाउसेस, याद रखना, बोथ द हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड एमपी है, यानी कि नॉमिनेटेड वालों की बात नहीं की गई है, ठीक है ना? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, साथ में इलेक्टेड एमएलएज, याद रखना, क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो ओवरऑल इंडिया को अभी मैंने बताया कि उसकी यूनिटी इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसलिए हमारे जो एमएलएज होते हैं, वो भी एमएलए में भी कौन भी, वो जो इलेक्ट होकर के आते हैं स्टेट्स में। और यूटी विथ लेजिस्लेचर, लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर भी अभी इसमें है, तो वहां पे जो इलेक्टेड एमएलएज होंगे सिर्फ वो वोट कर सकते हैं, याद रखना। नॉमिनेटेड का कहीं भी जिक्र नहीं है, और इसीलिए ये याद रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? बात करते हैं
कि आर्टिकल 55 क्या कहता है? ये कहता है कि किस तरीके से वोट किया जाएगा, लाइक मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा। तो हमने चुना है, देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारा है जो, वो हमने चूज किया है फॉर द एमपी और एमएलए के इस इलेक्शंस के लिए, ठीक है। लेकिन हमने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके इलेक्शंस के लिए जो सिस्टम अप्रोच हमने एक्सेप्ट करी है, उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वोट होते हैं, वोटिंग पैटर्न कैसे होता है उसके बारे में बात करें। वोटिंग पैटर्न में आपको अगर समझना है तो ये समझना होगा कि जो एमएलएज होते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, उनके वोट्स की वैल्यू कैसे की जाती है, 1971 का जो सेंसस है उसकी पॉपुलेशन को रख करके निकाला जाता है ना। और उसकी एक वोट की जो वैल्यू होती है एमएलए की, और एमपी की एक वोट की वैल्यूज जो होती है वो यूनिफॉर्म कर दी जाती है। और फिर उनके बीच में जो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अप्रोच अपना करके, और फिर यहाँ पे आर्टिकल 55 का यूज करते हुए इलेक्शन करवाया जाता है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि जो एक्चुअल में जो मतलब कितना कैसे ये कंडक्ट कराया जाता है, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल जो मान लो कि जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएज, ठीक है ना, और इनटू 1000 करते हैं, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन बन के आती है, जो बन के आता है, दैट इज द वन वोट ऑफ द एमएलए। और फिर उसको हम इलेक्टेड वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके हम एक एमपी के वोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसका गोल क्या है, टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल, वही जो मैंने बताया कि जो हमारा यूनिटी और इंटीग्रिटी को सिंबल रिप्रेजेंट करता है कौन, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए भी इस तरीके का ये अप्रोच अपनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 की, यानी कि इसमें लिखा है कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, यानी कि ऑफिस में वो कब तक रहेंगे, यानी कि उनका टेन्योर कितना होगा। तो इसमें बात कही गई है कि 5 ईयर ऑफ टर्म फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस, यानी कि जिस दिन हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होकर के ऑफिस में एंटर करती हैं ऑफिशियली ओथ लेकर के, उस दिन से हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल तक उस ऑफिस में रहेंगी, उसके बाद फिर से री इलेक्शन कराया जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस कभी रिजाइन करेंगे भी, तो वो रिजाइन करेंगे किसे, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन प्रोवाइड कराएंगे। एक तरीके से तो आप 5 साल के लिए टर्म के लिए चुने जा रहे हैं, आप रिजाइन करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और अगर आप साथ में, अगर एक और तरीका होता है जिससे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, जिसे रिमूव किया जा सकता है, जिसे कहा गया है इम्पीचमेंट, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, और इसका जिक्र आर्टिकल 61 में किया गया है। इम्पीचमेंट के थ्रू भी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब आर्टिकल नंबर 57 कहता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, लाइक आप कितने टाइम के लिए री एलिजिबल हो, लाइक री आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी री इलेक्शन के लिए, तो आप किसी भी टाइम के लिए आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, यानी कि कोई भी ऐसा कैपिंग नहीं की गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी द्रौपदी मुर्मू जी अगर चाहें तो वो इतनी बार भी प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्ट हो सकती हैं, उन्हें ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो हमारा फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसमें 4-4 साल यानी कि 2 टर्म के बाद आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। फॉर बट इन इंडिया ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। री इलेक्शन किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आप कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल नंबर 57 पे दी गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 58 कहता है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, लाइक बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं मेंशन की गई है, बट इतना मेंशन किया गया है कि क्या बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का सिटीजन हो, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, और कोई जो भी व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, वो एटलीस्ट उसकी जो एज है वो 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, यानी 35 साल से नीचे के अब व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। और तीसरी कंडीशन दी गई है कि एस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा बनने के लिए जो कंडीशंस बनाई गई हैं, जो कि हम पर्टिकुलरली लोकसभा वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, वो सारी कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो व्यक्ति होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे
प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 59 के बारे में। आर्टिकल नंबर 59 कहता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑफिस। लाइक प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर। लाइक जब आप प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं उस टाइम पे आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं होना चाहिए। ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना स्टेट असेंबलीज, है ना। और प्रेसिडेंट जो है वो एंटाइटल्ड होंगे ऑफिशियल रेसिडेंस, यानी कि उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, रेंट नहीं देना होगा। आप सबको मालूम है कि जो हमारा जो प्रेसिडेंट विला है, या जिसको कह सकते हैं जो प्रेसिडेंशियल हाउस है हमारा नई दिल्ली में, राइसीना हिल में, उसकी बात कर रहे हैं कि वो एंटाइटल्ड होगा उसी ऑफिशियल रेसिडेंस का। और साथ में इमोल्यूमेंट्स और अदर प्रिविलेजेस जो मिलेगी उस सब के लिए वो एलिजिबल होगा। और इतना बस जरूर याद रखना कि किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कोई भी प्रकार का, फॉर एग्जांपल लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, किसी भी प्रकार की आपको मेंबरशिप नहीं होल्ड करनी है। और नेक्स्ट आर्टिकल में जो बात की गई है वो इसी से आगे एक चीज करती है, लाइक ओथ कौन दिलाएगा। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन देख ली हमने, है ना, कंडीशंस देख ली। अब मान लो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अब उनको ओथ कौन दिलाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 60 में इसके बारे में बताया गया है कि इट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस, आपने देखी होगी ये इमेज, जब भी कोई राष्ट्रपति का चुनाव होता है उनको ओथ कौन दिलाते हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो उनको ओथ दिलाते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, वो उस समय वहां पे उपलब्ध नहीं है, तो जो उनके बाद में हायरार्की में जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, वो ओथ दिलाएंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 में ओथ एंड अफर्मेशन की बात कही गई है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, यानी कि हमारा इम्पीचमेंट। याद रखना, इम्पीचमेंट वर्ड का मतलब होता है कि रिमूव करना। लेकिन जो इम्पीचमेंट है फॉर इंडियन केस की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए का यूज किया गया है। अदरवाइज अगर यूनाइटेड स्टेट्स से अगर तुलना की जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स में वहां की जो जज होते हैं और साथ में जो प्रेसिडेंट होते हैं, उन दोनों को रिमूव करने के लिए टर्म यूज किया गया है इम्पीचमेंट। बट अगर हम इन केस इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सिर्फ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो उनके लिए रिमूवल वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है बात, बिकॉज हो सकता है बहुत बारी ऐसे वर्ड से कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन, देखो ये वीक टर्म है बट इसको कौन इंटरप्रेट कर सकता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। लेकिन आर्टिकल नंबर 61 में अगर कोई कंडीशन दी गई है कि ऑन व्हाट बेसिस इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी डन, अगर हो सकता है, तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, एंड दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है। इसी कड़ी में प्रोसीजर क्या हमको फॉलो करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हम अगर उसे इम्पीच करने जाते हैं, तो इम्पीचमेंट करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा उसमें आपको समझना चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा में एक मोशन पेश किया जाएगा। ठीक है ना। एक मोशन, या आइदर हाउस लिखा है ना, तो इसमें या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में आप मोशन रखेंगे। उस मोशन को नॉट लेस देन नॉट लेस देन 1/4 ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो पास होता है, देन आपको 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से उसे पास करवाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, ये सब करने के पहले आपको 14 डे यानी कि 14 दिन की, आपको 14 दिन का नोटिस पीरियड प्रोवाइड करना होगा। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और फिर उसके बाद जब अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में, जब चाहे फिर वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पे अगर वो पास कर दिया जाता है बाई 2/3 मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, देन उसको सेकंड हाउस में भेजा जाएगा। और सेकंड हाउस में, जो सेकंड हाउस होगा, फॉर एग्जांपल लोकसभा में इसे पेश किया जाता है फर्स्ट, और वहां से पास हो गया, और फिर उससे राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा जो होगी वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह एक्ट करेगी, यानी कि एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होगा? सेकंड हाउस में। और फिर उसके बाद अगर वहां भी विथ 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसे पास कर दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट का ऑफिशियल इम्पीचमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना
प्रेसिडेंट जो है इस पूरे प्रोसेस में उसके पास राइट टू डिफेंड है, यानी कि वो हाउस में जाकर के अपने आप को या तो डायरेक्टली खुद और या फिर किसी लॉयर के थ्रू अपने पक्ष को रख सकता है। उनके पास राइट टू डिफेंड का ये अधिकार होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस यहाँ पे समझ आ गई होगी कि कैसे करना होगा। अब आर्टिकल नंबर 62 की बात करूं तो 62 ये कहता है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट का टर्म पूरा होने से पहले अगर किसी भी तरीके से उनकी कुर्सी, उनकी उनकी जो चेयर है वो खाली हो जाए, फॉर एग्जाम्पल उनकी डेथ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वो रिजाइन कर दें, फॉर एग्जाम्पल उनका रिमूवल हो जाए यानी इम्पीचमेंट हो जाए, तो आपको क्या करना है? तो ये याद रखना कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर, उस दिन से 6 मंथ के अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी को फुल करना होगा, फिल करना होगा, ठीक है ना? और तब तक के लिए इन 6 मंथ में कौन प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट इंटरिम पीरियड व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, बात समझ में आई? विद इन 6 मंथ आपको मैक्सिमम आपको यहाँ पे ये फिल करनी होगी वैकेंसी। मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट भी किसी एग्जाम फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो कौन बनेगा एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसका हर काम ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52। तो उसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट होना अनिवार्य है हर टाइम पे। तो इसलिए अगर वाइस प्रेसिडेंट भी इन केस नहीं रहते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह काम करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे निकल के आती है कि सपोज उस टाइम पे ना वाइस प्रेसिडेंट है ना सीजेआई है, देन इनके बाद हायरार्की में जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट इंटरिम पीरियड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि मान लो कि अगर इन केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मान लो नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमने अभी पूरी प्रोसेस में ये समझा कि कौन-कौन सी चीजें अप्लाई होगी, लाइक वाइस प्रेसिडेंट और ये। आपको एक आंसर देना है मुझे जो मैं यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी उनकी टर्म के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि किसकी डेथ उनके टर्म के दौरान ही हो गई थी। ठीक है? ऐसा कोई प्रेसिडेंट रहा है हमारी हिस्ट्री में? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द पावर्स। पावर्स कौन-कौन सी प्रोवाइड कराई गई है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 तरीके से हम इसे देख सकते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर्स और एक होता है डिस्क्रिशनरी पावर। और इमरजेंसी, जुडिशियल, मिलिट्री ये सारी चीजें भी हैं। तो मोटा-मोटा अगर हम स्टार्ट करें कि एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 53 जो है हमारा, आर्टिकल नंबर 53 मैंने पहले ही बताया था कि ऑल द पावर्स इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अब वो डायरेक्टली कराएं या फिर इनडायरेक्टली किसी सबऑर्डिनेट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कराएं, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है ना? और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है, एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है वो हमारे अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? याद रखना, अपॉइंटमेंट बहुत सारी जो है हमारे देश में वो प्रेसिडेंट करते हैं। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनको अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है? अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है, वो उनको कौन अपॉइंट करता है? तो वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन याद रखना ये ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है? फिर एक और हो गया इंपॉर्टेंट ऑफिस, दैट इज सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर जो हमारे स्टेट्स के गवर्नर होते हैं और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनको भी अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है? चीफ इलेक्टोरल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सीईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो सीईसी जो होते हैं उनको भी, और इलेक्शन कमिश्नर जो अदर दो होते हैं उनकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यूपीएससी जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी का चेयरमैन जो होता है उनका भी कौन अपॉइंटमेंट करता है? वो भी जो है हमारे
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ऐसे और भी ऑफिसेस हैं जिनके अपॉइंटमेंट्स हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती हैं। तो इसलिए ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत ये सारी चीजें आती हैं। ये बात याद रहेगी। अब अगर मैं बात करूं और क्या-क्या एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आती है, तो आपने ये सुना होगा फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ठीक है, आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाया जाता है, उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करती है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 74 में इट इज द ड्यूटी जो दिया गया है उसकी बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 74 में दिया गया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके थ्रू करेगा? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू करेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना। आर्टिकल नंबर 78 में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि इट इज अ राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू सीक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने राइट को यूज करते हुए किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से गैदर कर सकती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल आपने सुना होगा, शेड्यूल जो है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। 5 एंड शेड्यूल को जो एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी है, ये भी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू की जाती है। तो हमने भी समझा कि एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास में, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पावर्स जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा आर्टिकल नंबर 79। 79 में दिया गया है जो हमारी जो लेजिस्लेचर है, वो जो हमारा जो संसद है वो किससे बना हुआ है? हमारी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस याद रखना प्रेसिडेंट। इसको जल्दी लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते कि प्रेसिडेंट जो है हमारी पार्लियामेंट का एक फंक्शनल पार्ट है। वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ही और सी इज अ functional part of the legislature of India. That is, Lok Sabha plus Rajya Sabha and President of India will constitute the legislature of India, which is provided under Article number 79 of the Indian Constitution. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो टाइम पे समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं पार्लियामेंट को, और बिल्स को सेंड देते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ऑर्डिनेंस जब जारी किया जाता है आर्टिकल नंबर 123 के तहत, तो वो भी हमारे प्रेसिडेंट किए करते हैं, और ये भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स में काउंट की जाती है। ठीक है, अब जो जुडिशियल पावर की बात करें, तो आप सभी जानते होंगे कि जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी प्रकार के अपराधी को पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रेमिशन करके, यानी उनकी सजा को माफ कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 72। दैट विल कम अंडर द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रहेगा। और जो इमरजेंसी पावर की बात करूं, तो इमरजेंसी पावर में जो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, उसके बारे में भी जो है किसको पावर दी गई है? तो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। मिलिट्री पावर की बात करें तो सब आप जानते हैं कि जो हमारी जो सुप्रीम कमांडर होती है, जो हमारी सारी सेनाएं हैं, उस सेनाओं के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी जो सुप्रीम कमांडर है ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो याद रखना, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट में वहां के प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स की। जो डिस्क्रिशनरी पावर की अगर मैं बात करूं, तो डिस्क्रिशनरी पावर में डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी पावर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें फॉर एग्जांपल जब भी कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आती है, तो लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उसको भेजने के लिए, जो उसको फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का जो इनविटेशन है उसको भेजने का अधिकार, जो डिस्क्रिशन होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 111 में दिया गया है। इसमें तीन तरीके से चीजें वीटो पावर आप यूज कर सकते हैं। पहला, आपको असेंट देना होता है। दूसरा, आप विथहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि विथहोल्ड रख करके उसको रीसेंड कर सकते हैं वापस, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और फिर तीसरा होता है पॉकेट वीटो। और इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में अगर कोई पूछे कि रिलेशन कैसा होता है, तो रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर वीटो पर्पस ओनली इज काइंड ऑफ अ फ्रेंड, philosopher
एंड गाइड होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड द गाइड टू द प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ वीटो पावर। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ऑर्डिनेंस की बात करूं, जो मैंने अभी बताया था कि प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन, कब, किस केस में, व्हेन द राज्यसभा एंड द लोकसभा आर नॉट इन द सेशन और ही और सी इज सेटिस्फाइड दैट द काउंसिल, एक्चुअली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेटिस्फाइड होना चाहिए, बट ऑन पेपर प्रेसिडेंट को सेटिस्फाइड होना चाहिए दैट इट इज नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, और उसके लिए लेजिस्लेटिव लॉ बनाने की जरूरत है, और वहां पे प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, ये कब तक लागू होगा? 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 वीक ऑफ रीअसेंबली, यानी कि 6 मंथ और 6 मंथ मैक्सिमम, और उसके बाद क्योंकि 6 महीने के अंदर एक असेंबली तो हो ही जाती है, और उसमें भी मैक्सिमम 6 वीक की बात की गई है कि 6 वीक के अंदर अंदर आपको इसे पार्लियामेंट से पास कराना हो। ठीक है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल पावर की, तो बारे में मैंने बात कर ली है आर्टिकल 280 के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, देखो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बहुत जरूरी होता है, लाइक आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है बिफोर उसको एंटर करना होता है लोकसभा या राज्यसभा में। ऐसे कौन कौन से बिल हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल अगर कोई आ रहा है वो। दूसरा आता है मनी बिल, ठीक है, मनी बिल। तीसरा आता है एनी बिल विच पुट द रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, तो वो उसके लिए भी आपको रिकमेंडेशन चाहिए होती है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि हमारा जो ये पार्डन वाली जो होती है ना, पार्डन कैसे करा जा सकता है, उसमें भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये जो मैंने अभी बताया यहाँ पे कि प्रेसिडेंट के पास ये जो पावर होती है, पार्डन, रेप्राइव, रेस्पाइट, इसका मतलब क्या होता है, चलो ये समझा देते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास जैसे फॉर एग्जांपल मर्सी, मर्सी क्या होता है? मर्सी ना दो टाइप की होती है, एक होता है रेप्राइव और एक होता है रेस्पाइट। ठीक है, अब रेप्राइव और रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेप्राइव का मतलब होता है टू डिले स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटेंस दिया गया है अपराधी को, उसको थोड़ा डिले करने के लिए रेप्राइव मर्सी का यूज किया जा सकता है। रेस्पाइट की बात करें तो रेस्पाइट का मतलब होता है कि किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रेस्पाइट मर्सी का यूज करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रेग्नेंट वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है, मतलब कोई विमेन जो प्रेग्नेंट है लेकिन अपराधी भी है, उसको सजा मिली हुई है, उसको आप हैंग नहीं कर सकते, उसको आप फांसी की सजा नहीं दे सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई 90 साल का या मतलब 90 ईयर ओल्ड कोई पर्सन है, उसको सजा दी जाती है, तो उसको भी आप हैंग नहीं कर सकते, बिकॉज उसने ऑलरेडी अपनी बहुत सारी जिंदगी बिता ली है ऐसे ही। तो वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर कर सकते हैं मर्सी को, एक्चुअल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकते, ये हमारा गृह मंत्रालय संभालता है, और उसकी रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना सेंट देते हैं और उसको कहा जाता है। बट भी मैंने बताया, ऑल द पावर इज वेस्टेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 53। इसलिए प्रेसिडेंट के पास ये जो प्रेसिडेंट की ये जो पावर्स होती है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। अब एक दूसरी चीज आती है रेमिट करना। रेमिट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, टू रिड्यूस पनिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट की बात हो रही है तो पर्टिकुलरली पनिशमेंट की बात करेंगे कि रेमिट का मतलब होता है कि आप पनिशमेंट कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को उम्र कैद दी गई है, तो उम्र कैद है, फॉर एग्जाम्पल वो 50 साल तक अगर जेल में रहेगा तो उसकी सजा 20 साल कर दी जाती है, तो वो वहां पे रेमिशन कहलाएगा, यानी कि थोड़ी सी उसकी चीजों को, उसकी सजा को कम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन या कम्यूट। ठीक है, कम्यूट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू चेंज द पनिशमेंट ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको फांसी से हम उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन ऑफ द पनिशमेंट। और एक होता है पार्डन, जो लास्ट में जिसको पार्डन कहा जाता है कि यानी कि क्षमा। पार्डन यानी कि गो बैक टू होम, उसकी पूरी जितनी भी केसेस हैं उसको विड्रॉ कर लिया जाता है और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्डन। ठीक है ना, ये चीज याद रखना कि गवर्नर जो होता है ना, उनके पास भी पावर होती है, पार्डनिंग पावर होती है, लेकिन गवर्नर कैन नॉट गिव पार्डन टू डेथ
and in any matter related to military. Why? Because प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होती हैं, ही और सी इज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए उनके पास ये पावर सारी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखना है कि आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ चीजें बनाई गई थी, जिसमें प्रेसिडेंट को है, आप सभी जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इमरजेंसी के बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसमें बहुत सारी चीज लिखी गई कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ठीक है, ये चीजें थी, लेकिन ये याद रखना कि बाद में इसको क्लैरिफाई किया गया कि रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी मतलब इन्होंने सिर्फ प्रोनाउंस करवा दिया था प्रेसिडेंट से रात में बोल करके कि इमरजेंसी लगा। वो वाली डिस्कशन कभी और करेंगे, इमरजेंसी वाले पार्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी ये चीजें निकल करके आती हैं। एक केस था कि राजनारायण वर्सेस इंडिया इंदिरा गांधी केस, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे लिमिट की गई थी, जिसे मैंने अभी जस्ट बताया, वही चीज कहा गया। ठीक है, आई होप आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल नंबर 52 से 62 के तहत यानी कि पूरा प्रेसिडेंट कवर किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनियन एग्जीक्यूटिव के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए।